हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो थोड़ा खास है, अलग है, स्पेशल है, हम कह सकते हैं एक डेमो वीडियो है। देखिए, ये वीडियो मैंने YouTube के लिए शूट नहीं किया था। ये वीडियो मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए, जो प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, उसके लिए शूट किया था, जिसका जिक्र मैं अक्सर अपने वीडियोज में करता हूँ। ये वीडियो ट्रांसलेशन को लेकर है। अब देखिए, कई बार हमारा मूड अच्छा होता है, क्लास अच्छे से रन हो जाती है, यानी एक ही वीडियो में मैंने ट्रांसलेशन को लेकर काफी सारी चीजें आपको डिलीवर कर दी। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, यार क्यों ना इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया जाए, ताकि लाखों लोगों को इससे बेनिफिट मिले, फायदा मिले। और दूसरी बात, आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा, जिज्ञासा आती होगी कि सर उस पेड कोर्स में, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में कैसा पढ़ाते हैं। देखिए, कोई अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ यही है कि इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में चीजें सीक्वेंस में, सीरीज में है। सारी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में, बेसिक टू एडवांस कवर किया गया है। मतलब आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको चीजें सलीके से बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाती हैं। तो ठीक है, अब आप वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत नॉलेजफुल है, लास्ट तक देखना। और वीडियो को देखते हुए अगर आपके मन में आइडिया आए, आपको लगे कि यार उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज करना चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हो। फोर्स नहीं करूंगा, नाम मात्र की फीस है। और यदि अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। अब वीडियो देखना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने उस पेड कोर्स से यहाँ पे फ्री में डाला एक डेमो वीडियो। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट है आपके सामने। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुवाद करना, यानी किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इस पर हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आने वाले 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, हमारा जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, इसमें हमने अभी तक इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए, तो कहीं आप ये मत मान लेना कि ट्रांसलेशन भी कोई टॉपिक होता है। एक्चुअली ट्रांसलेशन कोई टॉपिक नहीं होता है। ये तो हमारे द्वारा मजबूरी में बनाया गया एक टॉपिक है। हमारी मजबूरी क्या है? देखिए, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में बात करते हैं। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो जब हम हिंदी से इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो हम ये समझते हैं कि बिना ग्रामर का यूज किए हुए, बिना ग्रामर को पढ़े हुए हमें कोई ऐसा टॉनिक मिल जाए, ऐसी ट्रिक मिल जाए, ऐसा टॉपिक मिल जाए जो फटाफट से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा दे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ट्रांसलेशन एक नया टॉपिक बना दिया। मतलब टीचर्स को धड़ल्ले से पढ़ाते हैं। मैं भी मजबूरी में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कोर्स को लेकर, वो ट्रांसलेशन को लेकर ही आती है। यानी आप सोचते हो कि भाई हमें सर फटाफट से ट्रांसलेशन करा दें और हम सीख जाएं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर मैं सच कहूं ना, तो शुरू से लेकर अंत तक, यानी आज तक, हम इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में शुरू में हमने टेंस पढ़ाए, मॉडल्स पढ़ाए, पैसिव वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ाया। वो हम ट्रांसलेशन ही आपको सिखा रहे थे। यानी ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक टॉपिक से आप सीख जाते हो। मतलब सेंटेंस में जो भी आप देखते हो ना, उसमें पूरा ग्रामर लगता है। सेंटेंस भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। कोई कैसा सेंटेंस है, कोई कैसा सेंटेंस है। अब हर एक सेंटेंस के अंदर किसी में नॉन फाइनाइट वर्ब आ गया, किसी में मॉडल का यूज हो रहा है, किसी में क्लॉज है, किसी में फ्रेज है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर भी आपकी डिमांड पर मैं ये ले आया। अब देखिए, इसमें होगा क्या? इसमें कुछ नहीं होगा। अब तक जो हमने पढ़ा उसका हल्का सा रिवीजन होगा। मतलब हमने आपको जो चीज सिखाई थी ना, वो सब की सब आपको इनमें भी दिखेंगी। लेकिन आपकी एक चुल है जो खत्म हो जाएगी कि हमको सर ने ट्रांसलेशन सिखा दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, फिर कह रहा हूं, सीखना एक दिन में नहीं होता। जैसे अभी तक आपने जो सीखा ना, वही चीज आप इनमें देखोगे तो वो चीजें और पुख्ता होंगी, उनसे हमारी और जान पहचान होगी। सब्जेक्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा, वर्ब थोड़ी सी और क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लियर होगा। जो तरह तरह के सेंटेंस होते हैं वो आपके सामने आएंगे, आप उनको ट्रांसलेट होता हुआ देखोगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी और मजबूत होगी। ये तो है सच्चाई। और अगर झूठ बोलने की बात हो तो फिर जैसे कि YouTube पे अक्सर कहते हैं, खुद हम भी कहते हैं, मजबूरी होती है। YouTube चीज अलग होती है और यहाँ पर जो आप कोर्स पढ़ रहे हो, इसमें चीजों को आप डिटेल में एक वास्तविकता के साथ, एक सच्चाई के साथ पढ़ रहे हो। ये तो है सच। ठीक है, तो अब इसी सच के साथ हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। मतलब मुझसे जितना हो पड़ेगा ईमानदारी के साथ, मैं उतना आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आप बिल्कुल गहराई से, प्यार से, गौर से वीडियो को देखिए। देखिए, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने है। दिनेश मेरा भाई है, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था, तुम कहाँ रहते हो, एक गिलास पानी लाओ, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। जैसे ये 5 सेंटेंस है। अब माना कि ट्रांसलेशन के मैं आपको 2-4 रूल बता दूं कि भैया ये रूल हैं जो कभी फेल नहीं होते, तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पांचों ही सेंटेंस अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं। इन पांचों का ट्रांसलेशन, पांचों का अनुवाद अलग अलग तरीके से बनेगा। इन पांचों पर कोई एक चीज लागू नहीं हो सकती है। यही अंग्रेजी को सीखना होता है। इंग्लिश ग्रामर पे हम क्यों जोर देते हैं, क्यों सिखाया जाता है? तो जब भी आप इंग्लिश सीखोगे ना, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के पास जाना ही
पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर लगती है, उसके रूल्स लगते हैं जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। बिना रूल्स के आप नहीं चल सकते, मतलब आप थोड़ा सा चलोगे फिर गिर जाओगे। एक बात जो यहाँ सीखी है अगले सेंटेंस में फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इन 5 सेंटेंस का मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, फिर आज के वीडियो में हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यानी 2-3 लेक्चर्स में, 2-3 वीडियो में जितना भी कवर हो सकेगा, जितने तरह के सेंटेंस मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला सेंटेंस है दिनेश मेरा भाई है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस का स्वभाव पहचानो कि सेंटेंस आपके सामने जो आया ट्रांसलेट होने के लिए वो कैसे नेचर का है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक सामान्य सी बात बताई गई है कि दिनेश मेरा भाई है, यानी इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। और खास बात, इंग्लिश का कैसा भी सेंटेंस हो, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ, एक बात फिर छुपा ली ना। अगर मैं झूठ बोलता तो क्या बोलता, सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब है, जैसे जो टाइम वाला एडवर्ब है, वो कई बार पहले भी आ जाता है। सब्जेक्ट बहुत तरह के होते हैं, इस पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ 90%, 95% सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, सेंटेंस कैसा भी हो। अब देखिए कैसा भी हो, मैं फिर झूठ बोल गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से शुरू थोड़ी होगा, WH वर्ड से होगा या हेल्पिंग वर्ब से होगा। यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है, आदेश वाला है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। काफी सारी चीजें होती हैं। तो देखिए दिनेश मेरा भाई है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाए जो क्या है, दिनेश है, ठीक है, दिनेश। अब इसके बाद में अक्सर हम बता देते हैं जल्दी से, मतलब जल्दी से लोगों को बहकाने के लिए या उनको इंग्लिश सरल लगे इसलिए। ये भी एक सच है। देखिए यूट्यूब पे हम भी ये काम करते हैं, हम भी कई बार कह देते हैं कि नहीं ऐसे होता है, आप सब्जेक्ट को लिख दीजिए, उसके बाद पीछे से बैक 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 चले आइए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बैक बैक आओगे ना हर सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब वो टेक्निक आपकी 60-70% तो काम कर जाएगी, लेकिन 100% काम नहीं करेगी। जैसे देखिए दिनेश मेरा भाई है, पहली बात तो सिंपल सेंटेंस है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है। अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, मैन वर्ब हो, वर्ब तो लगेगी, इंग्लिश का एक रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिनेश मेरा भाई है आ रहा है अंत में, है से पहले कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो सिर्फ है की अंग्रेजी इज आ जाएगी, दिनेश इज, ठीक है। अब माना हम उस बात को माने, उस रूल को माने कि इंग्लिश में हमेशा बैक 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 हम आते हैं। तो देखिए बैक आया तो मैं यहाँ पे क्या लाया, है के बाद देखिए है की अंग्रेजी लिख दी, भाई क्या लिखूं, ब्रदर, और फिर मेरा की माई। जरा पढ़ लीजिए, दिनेश इज ब्रदर माई। आपने कभी देखा, सुना ऐसा सेंटेंस? नहीं सुना ना, रॉन्ग हो गया। अरे मेरा भाई पूरा एक संयुक्त है, एक ही है, तो ये ब्रदर माई नहीं, माई ब्रदर बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई पहले आएगा और ब्रदर बाद में आएगा। दिनेश इज माई ब्रदर एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई जानकारी दी गई है, कोई स्टेट बताई गई है, कोई संबंध बताया गया है, कोई परिचय दिया गया है। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती। ये सेंटेंस मोस्ट ऑफ इज, एम आर, वाज वर इनका यूज करके बनाए जाते हैं, हैज हैव का यूज करके बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इन पे ही हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसको छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था। तो अब देखिए मैंने YouTube पे एक वीडियो में बताया था मैंने। अब मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की तो आई होती है, मैंने भी आई होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने मतलब आई, तुमने मतलब यू, उन्होंने मतलब दे, उसने मतलब ही या सी, इस तरह से। ये भी ट्रांसलेशन की एक बात है। तो मैंने मतलब आई, मतलब आज के बाद आप किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर मैंने देखे ना तो वो आई होता है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हमें सेंटेंस को पीछे से पकड़ना है। पहले तो सेंटेंस का नेचर देखो क्या है। मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था, क्या ये सिंपल सेंटेंस है? क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना। देखा था मतलब देखने का काम किया है। ऊपर वाले में भाई है, मतलब कोई एक्शन नहीं था, एक सिंपल सेंटेंस है, नॉन एक्शन, मतलब कोई क्रिया नहीं थी, एक्शन वर्ब नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा था, इसमें कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी है। तो अब फिर टेंस पहचानो, मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा था। अब ठीक मत किया करो कि जो था है ना, जैसे कि है कि इज ले आए, तो था कि मैं ले आऊं वाज। अब ये गलत हो गया। यहाँ पे हमें टेंस का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। देखिए देखा था या देखा एक ही बात है, यानी कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ था ना, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसमें जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, उसमें था भी शामिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि था के लिए हम अलग से वाज वर्ब को लाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसा मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोज में आपको बताया है। आपको थोड़ी समझ के साथ बढ़ना है। देखा था, देखा एक ही बात है, गया था, गया एक ही बात है, आया था, आया एक ही बात है, खाया था, खाया एक ही बात है। नहीं आया, गया, देखा ऐसा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आया, गया, देखा, लिखा के साथ था, थी, थे हो
तो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखा था मतलब सा, ठीक है, इसमें था कि कोई अंग्रेजी नहीं आई तो आई सा। अब सा में ही देखा था आ गया या देखा आ गया तो आई सा। अब देखिए बाजार में, अगर मैं बाजार में की अंग्रेजी लिखूं इन द मार्केट, आई सा इन द मार्केट, किसको देखा? तुम्हें की क्या होगी? यू होगी, क्योंकि देखिए सेंटेंस के अंदर जो तुम्हें आएगा ना तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? यू, योर, यू, यू ही होता है, ठीक है। अब आपने यहां पे लगाया यू, ठीक है, आई सा इन द मार्केट यू। और कल की अंग्रेजी क्या है? यस्टरडे। अब एक बात इसको पढ़ के देख लीजिए, आई सा इन द मार्केट यू यस्टरडे, मैंने बाजार में तुमको कल देखा। मतलब तो ये क्या ठीक लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना। कहीं आपका ब्रेन, आपका माइंड कह रहा है कि यार ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, तो फिर गलत है ये। अब देखिए यहाँ पे वो बात फिर फेल हो जाती है कि पीछे से बैक 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 आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद पीछे से बैक 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 आ जाओ। हम बैक बैक आए थे और ये गलत हो गया। तो ध्यान रखना, इसमें ग्रामर के रूल्स काम करते हैं। और ग्रामर का रूल्स ये कहता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद यदि सेंटेंस में हो तो ऑब्जेक्ट ही आता है। अब ऑब्जेक्ट कौन होता है? क्रिया से हम दो सवाल करते हैं, क्या और किसे। क्या और किसे, इनमें जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या में कोई आंसर आ नहीं रहा। आई सा मैंने देखा, क्या, कोई उत्तर नहीं। किसे देखा? तुमको देखा। अब जो तुमको है ना यू, वो इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है? वर्ब के जस्ट बाद। यानी ये रूल की बात है, ये उस नियम की बात नहीं है कि बैक 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 आ जाओ, ठीक है, वो चीज फेल हो गई। यहां पे हम ग्रामर के रूल से चल रहे हैं कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जो कैसे मिलता है? क्या और किसे से पूछने पर, तो वो वर्ब के जस्ट पास आता है। तो यहां पे वर्ब के जस्ट पास लिखो आप यू को, आई सा यू। उसके बाद लिखो इन द मार्केट, आई सा यू इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने तुमको कल बाजार में देखा था। एक और बात बताऊं आपको, देखो मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था, ये तो हम बोलते ही हैं। हम इसको ऐसे ही बोल सकते थे, मैंने तुम्हें कल बाजार में, मतलब तुम्हें को पहले बोल दिया, कल को बाद में बोल दिया। तो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हम इसको हजार तरह से बोल सकते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि हमने हजार तरह से बोला तो इंग्लिश भी हजार तरह से बन जाएगी। भाई इंग्लिश के अलग रूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के अलग रूल्स है, तो वो ग्रामर के रूल्स ही फॉलो होंगे, आप चाहे कैसे ही बोलो, लेकिन सेंटेंस के जो रूल है वही चलेंगे। और सेंटेंस के जितने भी रूल्स हैं ना, हमने आपको सारे वीडियोज में कवर कर दिए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो फिर एडवर्बियल्स आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट अलग चीज होता है, जैसे कि इसमें ये कंप्लीमेंट था, इन पे हमने सब चर्चा कर रखी है, और 2-3 लेक्चर में हम और चर्चा कर लेंगे, और चीज रिवाइज जाएंगी और आपको जानकारी मिल जाएगी। यही सीखना होता है। तो आई सा यू इन द मार्केट यस्टरडे एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट एक वर्ब है। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस का मतलब जिसमें कोई जानकारी दी गई हो, और ग्रामर के रूल्स के अनुसार ये करेक्ट है। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, इसमें फिर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्बियल्स आए। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में जानकारी दें, यानी प्लेस और टाइम बताने वाले वर्ड एडवर्बियल होते हैं, या फिर कारण बताने वाले, क्रिया कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसे जो वर्ड बताते हैं एडवर्बियल या एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब एक वर्ड है तो एडवर्बियल मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो अब देखिए, इसमें इन द मार्केट क्या है? जगह, और यस्टरडे क्या है? टाइम। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह बता रहा है कहां हुई, और ये बता रहा है कब हुई, क्रिया कब हुई, देखने क्रिया कब हुई। तो कब और कहां का जो उत्तर दें एडवर्ब होते हैं। अब देखिए दोनों आ गए, ये तो प्लेस है, टाइम है। तो सेंटेंस में आप इस बात को नोट कर लेना, ऐसी जानकारी मिलने वाली है आपको ट्रांसलेशन में कि यदि प्लेस और टाइम है ना, तो प्लेस पहले आता है, टाइम बाद में आता है। कहने का मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यस्टरडे इन द मार्केट, आई सा यू यस्टरडे इन द मार्केट। हालांकि थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, बट ग्रामर के रूल के अनुसार गलत है। प्लेस और टाइम दोनों चीजें, तो पहले प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। अब एक जानकारी लगे हाथ और आपको दे दूं, देखिए यदि आप इस यस्टरडे टाइम पे जोर देना चाहते हैं कि भाई कोई कहे कि कल तुमने क्या किया था, तो आप यस्टरडे को पहले भी लगा सकते हो। यहां पे यस्टरडे, कल मैंने तुमको बाजार में देखा था। हालांकि इस सेंटेंस में जोर देने वाली बात नहीं है, लेकिन कल मैंने ये किया था, कल मैंने एक पत्र लिखा था, कल मैं वहां गया था। उसने पूछा कल तूने क्या किया था, तो ऐसा पूछने पर तो यही बोलेगा ना, कल मैंने ये किया था। अगर कल पे जोर दे दिया, टाइम पे जोर दे दिया, तो टाइम पहले आ जाएगा, लेकिन कॉमा लगाना पड़ेगा। तो फिर वो रूल फेल हो जाता है कि हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। नहीं होता भैया, अगर टाइम पे जोर दे दिया तो टाइम पहले आ जाएगा। और टाइम क्या कहलाता है? एडवर्ब या एडवर्बियल। यदि एक वर्ड में है तो एडवर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड में है तो एडवर्बियल। जैसे यस्टरडे तो एक ही वर्ड है तो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन ये होता लास्ट डे, पिछले दिन, तो 2 वर्ड हो गए, फिर एडवर्बियल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तुम कहाँ रहते हो, तो देखिए हिंदी में तुम है। अब इस तुम को देख करके और उस रूल को देख करके सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, आपने माना यहाँ पे यू लिख दिया, गलत हो गया। क्यों? सेंटेंस कैसा है, तुम कहाँ रहते हो, कुछ पूछ रहा है ना, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, वो या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या WH वर्ड से होगा। हेल्पिंग वर्ब से कब होगा, जब उसमें क्या से शुरू हो, क्या तुम रहते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुमने ये किया था। तो हिंदी में जो सेंटेंस क्या से शुरू हो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और यदि उसमें कारण पूछ लिया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो WH वर्ड से होगा। तो इसमें पूछ रहा है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी आएगी वेयर, ठीक है, वेयर। अब WH वर्ड के बाद यदि प्रश्न है तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। और हम क्या करते हैं गलती में, जल्दी से सब्जेक्ट लगाएंगे, वेयर यू, गलत हो गया। तो इसमें आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी, पहले सेंटेंस तो देखो ना, तुम कहाँ रहते हो, ता है, ती है, ते आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ क्या आता है, डू, तो यहाँ पे लगाइए डू, वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए यू। अब रहना वर्ब है लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बताइए, मैं सच कह रहा था ना कि ट्रांसलेशन के ऐसे कुछ रूल नहीं है कि आपको जो बता दिए और हमेशा रहेंगे। ऐसा होने का मतलब है कि एक पतली गली से निकलना। ऐसा सीखने का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहोगे और वो गलतियां कभी सुधरेंगी नहीं। देखिए, इंग्लिश सीखनी है आपको, पूरी ग्रामर डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, सारे रूल्स जानने होंगे। तो ठीक है, अब अगला देखिए, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ कह रहा है करने के लिए। तो जब कुछ करने के लिए कह रहा है तो सेंटेंस हो गया इंपरेटिव, यानी आदेश वाला वाक्य। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनमें या तो कोई आदेश दिया जाता है, या कोई काम करने से मना किया जाता है, या कोई काम करने का निवेदन किया जाता है। अच्छा, इनके अंदर हमेशा लाओ, आओ, देखो, करो, ये ध्वनि जरूर आएगी, ठीक है ना। जैसे आओ, जाओ, देखो, सुनो, लिखो, पढ़ो, मतलब ओ, ये आएगा, तभी तो आदेश होता है ना। भाई दरवाजा खोलो, इधर आओ, एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, इस तरह से, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं क्योंकि इनमें आदेश होता है। तो एक गिलास पानी लाओ, लाओ मतलब ब्रिंग, तो वर्ब सबसे पहले आएगी। अब बताइए इसमें कहां सब्जेक्ट आया, सबसे पहले नहीं आया ना, तो रूल फेल हो गया ना कि कोई भी सेंटेंस है सब्जेक्ट से शुरू होता है। हम भी कई बार बोल देते हैं, देखिए क्यों बोल देते हैं, अरे भूल ही जाता है यार, पढ़ाने में आप पढ़ाओगे आपसे भूल जाएगा, हो जाता है ऐसा, मतलब सब चीज दिमाग में एक साथ नहीं रह सकती। तो ब्रिंग, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ तो सब्जेक्ट से शुरू होता है ना। प्रश्न कितनी बार करते हैं, ज्यादातर तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट आता है तो मुंह से निकल ही जाता है कि भाई सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर बारीकी में जाए तो ब्रिंग, लाओ। अब देखिए क्या लाओ, एक गिलास पानी, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। अगर ये होता कृपया एक गिलास पानी लाओ, तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जब ये सेंटेंस पढ़ाऊंगा डिटेल करा दूंगा, फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। यही तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब देखिए ये सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आ गए, तो ये क्लॉज वाला सेंटेंस आ गया। अपन कह सकते हैं एक कंडीशनल सेंटेंस अपने सामने, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, यही तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। ये सेंटेंस इफ से शुरू होगा, ठीक है। अब बताइए कहाँ आया सब्जेक्ट, नहीं आया ना। अब ऐसा सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं क्या, बोलते हैं तो, और बोलते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे हमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, तो इफ यू नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे, गागी क्या रहा ना, इसको देख रहा आपने विल सेल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे यू विल, इफ यू विल नॉट रीड, यही तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल, ठीक है। जो लिख रहा है उसकी अंग्रेजी मैंने बना दी, यही तुम नहीं पढ़ोगे, इफ यू विल नॉट रीड, तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। अब आप कहोगे यू कहां से आ गया, मैंने लिखा नहीं था, इसमें यू बोलना पड़ेगा हमको, यही तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। भले ही बोलने में हम ऐसे बोल रहे हैं कि पढ़ोगे और फेल हो जाओगे, दो बार गागीगे, लेकिन एक नियम है कि यदि मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस है, मतलब विल सेल है ना, तो सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ, जो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ। इसमें इफ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे हम क्लोज की चर्चा कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आगे इनको भी बताएंगे, वैसे मैं बता चुका हूं बट थोड़ा सा सुन लो। तो फिर ध्यान रखना, इसमें हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस ही आएगा। यहाँ पे वुड होगा तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाएगा, यहाँ पे अगर विल है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता बोलने भले ही पढ़ोगे जाओगे आ रहा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब इफ यू
डोंट रीड। अब ये चीज आपको कंडीशनल सेंटेंस में सिखाई जाती है। कंडीशनल सेंटेंस भी तो होते हैं ना, शर्त वाले वाक्य जिनमें कोई शर्त रखी जाती है, तो उनके 3 स्ट्रक्चर है, 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये फर्स्ट वाला कंडीशनल है। फर्स्ट वाले कंडीशनल में यदि मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। हाँ, इस सेंटेंस को भले बोलने में हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि जो लिख रहा है उसकी मैंने इंग्लिश बना दी, लेकिन हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यू विल फेल इफ यू डोंट रीड। तुम फेल हो जाओगे यदि तुम नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। अब भी बात वही है, अब भी बात वही है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में वो बात आ गई होगी जो मैंने शुरू में बोला था कि ट्रांसलेशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि फट से पढ़ा, फट से मैं इंग्लिश आ गई। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई और कोई टॉपिक नहीं पढ़ता, ग्रामर क्यों पढ़ता? सिर्फ ट्रांसलेशन एक टॉपिक था, उसको पढ़ लेता, फटाफट से इंग्लिश सीख जाता। ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या कहा? ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है। ये हम इंडियंस, मतलब हम भारतीयों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जो इंग्लिश नहीं जानते के द्वारा मजबूरी में बनाया गया एक टॉपिक है, एक शॉर्टकट है। ट्रांसलेशन मतलब एक शॉर्टकट है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट देने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस है ना, इनको देखने की कोशिश करेंगे। मतलब इन सभी तरह के सेंटेंस पे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल कर लेंगे 2-3 लेक्चर में, और आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। जो चीजें पढ़ाई है वो रिवाइज हो जाएंगी। आप चाहो तो वैसे इसमें नोट करने वाली बात कोई है नहीं, फिर भी चाहो तो नोट कर लो। अब सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस तो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब पाई जाए। लेकिन जब मैं हमेशा सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं ट्रांसलेशन के दौरान, तो आप समझना ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होना पाया जाता है, सिंपल सी बात बताई जाती है, उनको मैं सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इधर, और चलिए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाविधि, कोई गतिविधि नजर ना आए, जैसे आना जाना, हंसना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ऐसा कोई एक्शन, कोई कार्य नजर ना आए, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनमें अब देखिए, इनमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, मतलब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ करना नहीं, कुछ बताया जाता है। जैसे अब कुछ क्या है, जैसे किसी का परिचय दें हम, किसी का स्वभाव बताएं, उसके गुण दोष बताएं, उसका पद बताएं, व्यवसाय बताएं, उसकी उम्र बताएं, हम मौसम के बारे में बताएं या फिर दिन बताएं, तथा किसी के पास कुछ होना बताया जाए। अब किसी के पास कुछ होना, ये चीज अलग है थोड़ी सी, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बनेगा। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इनमें सब्जेक्ट आता है, यानी किसी के बारे में, किसी कौन हो गया? सब्जेक्ट, वो तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। अब इज, एम, आर, वाज, वर आएगा सिर्फ यहां तक, मौसम तक, ठीक है। अब प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर, ये तो बहुत छोटी बात है, इसको क्यों डिटेल करवा रहे हो भाई? इज, एम, आर मतलब है, हूं, है, प्रेजेंट के लिए जिन सेंटेंस के अंदर में है, हूं, है आए, इज, एम, आर का यूज करेंगे। और वाज, वर कब लगाएंगे? जब था, थी, थे आए। तो प्रेजेंट में हो गया इज, एम, आर, पास्ट में हो गया वाज, वर। अब जो हैज, हैव, हैड है ना, इसको मैंने अंडरलाइन किया, और किसी के पास कुछ होना, इसको अंडरलाइन किया। तो जो हम किसी के पास कुछ होना बताएं, मतलब किसी के पास कोई चीज है, प्रेजेंट में है तो हैज, हैव का यूज करेंगे, पास्ट में थी तो हैड का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, इनमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे परिचय, स्वभाव, गुण, दोष, पद, व्यवसाय, उम्र, मौसम, यहां तक के बातों के लिए इज, एम, आर, वाज, वर, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर। लेकिन किसी के पास कुछ होना तो हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। तो पहले देखते हैं, देखिए राम मेरा भाई है। अब इसमें किसी के बारे में कुछ बताया गया, यानी राम जो है वो मेरा भाई है, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राम, अब है आ रहा है ना, तो इज। अब बचा क्या? मेरा भाई, माई ब्रदर, बहुत ही सिंपल है, राम मेरा भाई, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, राम मेरा भाई नहीं है तो राम इज नॉट माई ब्रदर, नॉट कहाँ लग जाएगा? राम इज नॉट माई ब्रदर, राम मेरा भाई नहीं है। अच्छा, ये होता क्या राम मेरा भाई है, क्या राम मेरा भाई है, तो क्या जाएगा? इज पहले आ जाएगा। चलो मैं आपको बता ही दूं, बहुत छोटी छोटी बात है, क्या राम मेरा भाई है। अब देखिए जो प्रश्न क्या से शुरू हो गया, साइक्रिया क्रिया से होगा। अब हालांकि यहाँ पे हम साइक्रिया नहीं बोलेंगे। अब देखिए ऐसे सेंटेंस में जो इज, एम, आर है ना, वो मेन वर्ब का काम करती है। ध्यान रखना, हमारे 3 वर्ब हैं, बी, डू, हैव, इनके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया होगा। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, मेन वर्ब का काम भी करती है। तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, वो मेन वर्ब का काम करती है। तो क्या राम मेरा भाई है, तो इज पहले आ गया, इज राम माई ब्रदर, क्या राम मेरा भाई है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। तो राम मेरा भाई है, ये था हमारा सेंटेंस, तो राम इज माई ब्रदर, ठीक है। अब हर एक में नहीं बताऊंगा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सबका स्ट्रक्चर यही रहेगा। पहले नॉट है तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगा दो, वाज, वर के बाद नॉट लगा दो।
अच्छा, राम का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब अक्सर हमारे मन में भूल होती है कि ऐसे सेंटेंस तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 4-5 शब्द होते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे राम का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन है सिंपली, क्योंकि एक्शन तो नहीं है ना इसमें। तो देखिए राम का भाई, अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो सब्जेक्ट कौन है? राम का भाई। अब राम का भाई, राम कोई व्यक्ति है, तो इसमें हम इसका जो राम का की के कैसे दिखाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर संबंध के लिए, राम्स ब्रदर। तो का की अंग्रेजी कहां पे आई? इस अपोस्ट्रोफी एस में, राम्स ब्रदर। मोहन का भाई, मोहन्स ब्रदर, मोहन का घर, मोहन्स होम, इस तरह से, ठीक है। तो राम्स ब्रदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब इसमें था गया ना, तो था के लिए क्या लगाएंगे? वाजवर। अब राम्स ब्रदर, राम का भाई एक ही है तो वाज लगा दो, राम्स ब्रदर वाज। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वाज माई वेरी गुड फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो ठीक है, राम्स ब्रदर वाज माई वेरी गुड फ्रेंड, राम का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इस तरह से। अब इसमें होता नहीं था तो वाज नॉट, क्या था तो वाज पहले आ जाएगा, वाज राम्स ब्रदर माई वेरी गुड फ्रेंड, इस तरह से। अच्छा, रोहित एक ईमानदार लड़का है। देखिए यहाँ पे हम परिचय दे रहे हैं, यहाँ पे परिचय दिया मतलब किसी के बारे में कुछ बताया, ठीक है। राम मेरा भाई है, कुछ बताया, राम का भाई, इसमें परिचय दिया। रोहित एक ईमानदार लड़का है, हमने किसी का स्वभाव बताया, गुण दोष, स्वभाव कैसा है, तो रोहित सब्जेक्ट हो गया। है आ रहा है तो रोहित के साथ क्या आएगा? इज आएगा। रोहित इज एक ईमानदार लड़का है, रोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय। रोहित, अब देखिए ऑनेस्ट में एच है वैसे तो, लेकिन साइलेंट हो रहा है, तो ऑनेस्ट ओ से आवाज आ रही है तो एन आएगा। ये बात हमने आपको आर्टिकल में बताई थी। तो रोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ये होता मैं एक ईमानदार लड़का हूं, तो यहाँ पे क्या था? आई, और आई के साथ क्या था? एम, ठीक है। आई के साथ एम आता है, ही सी इट नेम के साथ इज आता है, और यू वी दे या कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो तो आर आता है। ये तो सिंपल सी बात आपको पता होगी। तो रोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय, रोहित एक ईमानदार लड़का है। रोहित एक ईमानदार लड़का नहीं है तो रोहित इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। क्या रोहित एक ईमानदार लड़का है? तो इज पहले आ जाएगा, इज रोहित एन ऑनेस्ट बॉय, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, रोहित एक ईमानदार लड़का था तो रोहित वाज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अगला है वह 20 वर्ष का है। देखिए मैंने कहा था उम्र बताई जाए, तो उम्र भी इनसे बताई जाती है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही। अच्छा, ही के साथ है आ रहा है तो इज लगा दो, ही इज 20 वर्ष का, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, हो गया। वह 20 वर्ष का था तो ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड। क्या वह 20 वर्ष का है? तो इस पहले आ जाएगा, इज ही 20 ईयर्स ओल्ड, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पिता एक अध्यापक है। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है आ रहा है ना, है मतलब ज्यादा, है मतलब एक, है मतलब ज्यादा। अब हिंदी में कैसे बोलते हैं? मेरे पिता, ये बहुवचन है, मेरे पिता। अब मेरा पिता होना चाहिए ना, लेकिन हम सम्मान करने के लिए मेरे पिता बोलते हैं। अब यहाँ पे पिता कितने हैं? पिता तो एक ही है ना, तो भले ही हम बोल रहे हैं अध्यापक हैं, हिंदी में तो ये प्लूरल बोल रहा है, लेकिन ध्यान रखना चूंकि ये एक है तो हम एक का यूज करेंगे, माई फादर। अब यहाँ पे इस हैं को देख करके आर मत लगा देना, तो फिर माई फादर्स, पिता तो एक ही होता है, फादर्स नहीं होते, ठीक है। माई फादर इज, भले यहाँ पे है फिर भी इज आएगा, तो माई फादर इज अ टीचर। क्या बताया हमने? किसी का पद, प्रोफेशन बताया, व्यवसाय बताया, ठीक है। वह एक इंजीनियर है, इस तरह से, मतलब कोई भी पद बताएं, वह एक किसान है, किसी का पद व्यवसाय बताएं तो सिंपल सेंटेंस में ही आता है। अच्छा, मेरा पिता एक अध्यापक था या मेरे पिता एक अध्यापक थे, तो माई फादर वाज अ टीचर, इस तरह से। क्या एक अध्यापक है? तो इज पहले आ जाएगा, इज माई फादर अ टीचर। क्या मेरा पिता एक अध्यापक है। आज बहुत गर्मी है, ठीक है। क्या इसमें मौसम बताया जा रहा है, तो मौसम वाले सेंटेंस भी इसमें आएंगे। अब ऐसा मत कर देना आज, टुडे, टुडे, टुडे से नहीं होगा शुरू, इट से होगा। मौसम वाले सेंटेंस हमेशा इट से शुरू होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इट, अब है ना, इज, थी मतलब कल बहुत गर्मी थी, सॉरी कल होता तो वाज आता, तो इट इज बहुत गर्मी, वेरी हॉट, टुडे आएगा लास्ट में जिसको आप पहले लगाना चाहते थे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अच्छा, आज रविवार है तो, और रविवार है ना, इसी तरह से हम ये नहीं कहेंगे टुडे इज संडे, नो, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इस बात की प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे हम गलती करते हैं, टुडे इज संडे, आज रविवार है, गलत। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, ठीक है। ऐसी मौसम का, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। आगे बढ़ो, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे हम यहाँ आ गए, किसी के पास कुछ होना, ठीक है। तो किसी के पास कुछ होना बताया जाए तो हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का यूज करेंगे। तो मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, एक ही बात है। तो मेरे मतलब, मेरे पास मतलब आई है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे माई मत लगा देना, माई, आई आएगा। मेरे पास एक कार है तो आई। अब मेरे पास कोई चीज है तो आई के साथ क्या आएगा? है।
अच्छा, मेन चीज हैव होता है, हैज उसका एक फॉर्म है। देखिए मेन चीज, मेन वर्ब तो हैव है। अब हैज उसका फॉर्म है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या कोई एक नेम है तो हम हैज का यूज करेंगे, यानी हैव का एक रूप हैज होता है। यहाँ पे होता जैसे कि रमेश के पास एक कार है, तो रमेश सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे आएगा फिर हैज, यानी हमने हैव का एक रूप हैज बनाया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। पर चूंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आएगा आई। अब ऐसे मत समझना कि मेरे की अंग्रेजी तो माई होती है, माई कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। मतलब ये हमारा हिंदी का चक्कर है। अगर इसको शुद्ध बोले ना तो मैं एक कार रखता हूं, मैं, अब तो आ गया ना मैं, अब भी बात हुई है, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं। जब हम पोजीशन दिखाते हैं तो हम ऐसे भी बोल देते हैं हिंदी में कि मेरे पास ये चीज है। तो मेरे मतलब मैं, तो आई। अब आई के साथ प्रेजेंट में आप क्या लगाओगे, हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अच्छा, मेरे पास एक कार थी, इसी बात को पास्ट में कहें तो इनका पास्ट क्या होगा, हैड होगा। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, रमेश के पास एक कार है तो रमेश हैज आएगा, तो हैज हैव हैड तीनों क्लियर हो गए। अब खास बात यह कि मेरे पास एक कार नहीं है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो इसके नेगेटिव में आई हैव नॉट अ कार गलत है। आपको ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि मैं एक कार रखता हूं। किसी के पास कोई चीज होती है तो हैज ए मेन वर्ब का काम करती है। इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, मैं एक कार नहीं रखता हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे भी बहुत सारे गलती कर देते हैं। अच्छा, सोहन के 4 पुत्र थे पास्ट में, तो सोहन, प्रेजेंट में कोई चीज है तो हैज है, पास्ट में तो हैड, तो सोहन हैड 4 सन्स। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाना है कि सोहन के 4 पुत्र नहीं थे, सोहन 4 पुत्र नहीं रखता था, तो सोहन, अब देखिए अब हो गया पास्ट का, हैड पास्ट है तो पास्ट में बनाएंगे तो साइकिल क्या आएगी, डिड आएगी। सोहन, मैं लिख ही देता हूं, सोहन डिड नॉट। अब डिड के साथ हैव आएगा, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मूल रूप क्या है, वर्ब क्या है, हैव है। हैज और हैड तो इसके फॉर्म है, हैड तो इसका पास्ट फॉर्म है और हैज इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो सोहन डिड नॉट हैव 4 सन्स, सोहन के 4 पुत्र नहीं थे। ठीक है, इस तरह से। अब इसका मतलब इंट्रोगेटिव में क्या सोहन के 4 पुत्र थे, इंट्रोगेटिव है, तो डिड सोहन हैव 4 सन्स, क्या सोहन के 4 पुत्र थे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस को लेके उठा के फटाफट से ट्रांसलेशन कर देना है, तो ये पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हालांकि अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स देखते आ रहे हो तो आपके लिए तो बिल्कुल बच्चों जैसे बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस है, और ये पहले से ऑलरेडी हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो स्पेशल ट्रांसलेशन ही सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भैया रामबाण चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस उठाना जिनमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, उनको फटाफट से ट्रांसलेशन करना। अच्छा, सूत्र यही होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यदि आप मौसम, उम्र, व्यवसाय, पद, परिचय, स्वभाव, ये सारी चीजें बता रहे हो तो एजेमार वाजवर, प्रेजेंट में एजेमार, पास्ट में वाजवर। और किसी के पास कुछ होना बता रहे हो, किसी के पास कोई चीज है, राम के पास एक कार है, सोहन के 4 पुत्र थे, मेरे पास एक घर है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके पास एक बुक है, मतलब किसी के पास कोई भी चीज है, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, तो आप हैज हैव हैड का यूज करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यानी किसी के पास कुछ होने के लिए हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस होते हैं किसी के पास कोई चीज होती है। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस यही समाप्त करते हैं, काफी बातें कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और तरह के सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, ओके बाय। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो।